बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज जब पहुँचे हैं तो वज़ीर आज़म ने उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है। 21 तोपों की उनको सलामी दी गई है। अभी जब आपसे बात कर रही हूँ तो इस वक्त मौजूद मेहमान वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं। इस्तकबालिया तकरीब का उनके एजाज़ में एहतमाम किया गया है, जहाँ पर चाको चौबंद दस्ते ने उनको सलामी पेश की है और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। इनका दौरा जो है नाज़रीन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ़ यादाश्तों पर मुख्तलिफ़ मफ़ाहमती यादाश्तें जो हैं जो वाहिदे हैं उन पर दस्तखत मुतवक्के हैं। उनके इस दौरे का की अहमियत क्या है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात किस नहज पर हैं, किस तरह से आगे उनको फ़रोग़ मिल सकता है, तिजारत की अगर बात करें या बाहमी ताउन की, तो उस हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला अमार साहिबा मौजूद हैं, बाबर गौसे साहब मौजूद हैं, लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सजाद अनवर साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप सबको खुशामदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही से स्टार्ट लूँगी। आज़रबाईजान के सदर की पाकिस्तान आमद, मुल्क में जब हम सरमायाकारी की बात करते हैं, बरामदात में इजाफे की तवक्को रखते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत की मौसर सिफारतकारी का रिजल्ट है जो हम देख रहे हैं? शुक्रिया नाज़िया। देखें, जो आज़रबाईजान है उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े दरीना और बड़े पुराने हैं। जब आज़रबाईजान जैसी रूस से अलहदा हुआ था तो तुर्की के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जिसने आज़रबाईजान को तस्लीम किया, और वो भी दौर था नवाज लीग का, और उसके बाद आज देखें तो आज भी उन्हीं की हुकूमत है। तो ये इनके पुराने ताल्लुकात जो हैं वो आपस में चले आ रहे हैं। 2017 के अंदर भी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के बहुत से मुआहदे हुए थे, जिसमें पाकिस्तान को उनसे तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनकी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर ऑयल है, गैस है, इस तरह उनको पाकिस्तान की हेल्प चाहिए होती है अपने डिफेंस के लिए। और दोनों ममालिक ने एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट भी किया है जो मुतनाज़ा मसले हैं उसके ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर जो मौक़िफ़ है, हमेशा आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की, और पाकिस्तान ने हमेशा जो आर्मीना के ऊपर जो उनका साथ है आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हमेशा से तायद की। तो बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एक दूसरे के। और जब पिछली दफ़ा पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी जो शबाशी साहब थे उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि दोबारा से वही ताल्लुकात जो उनकी बहाली शुरू की जाए। इस वक्त जो आज़रबाईजान है पाकिस्तान के साथ जो दफाई मुआहदे हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि JF-17 जो थंडर हैं उनकी ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान ये चाह रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर उनके साथ काम किया जाए। और ये एक विजन भी नज़र आता है जो कि हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर से नज़र आ रहा है, और मियाँ शबाशी साहब भी उसको कैरी कर रहे हैं कि एक इकॉनमी की तरफ आपने अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर की तरफ लेके जाना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके हमसाया ममालिक हैं और जो रीजन के अंदर जो ममालिक हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर हों, और उनके साथ आपकी बरामदाद और दरामदाद जो है वो बढ़े, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो। तो इस सिलसिले में पहले भी ताजिकिस्तान के साथ भी हो गया, उज़्बेकिस्तान के साथ भी हो गया, अब आज़रबाईजान के साथ जो सदर आए हैं यहाँ पे बहुत सी माहिदों के ऊपर उनके साथ दस्तखत होंगे। तो जो बेहतरी है वो हमारी इकॉनमी की तरफ आएगी, क्योंकि देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तवानाई का मसला बहुत ज़्यादा है, और तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, गैस की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फर्नेस ऑयल की वजह से हमारी बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी। और जी बिल्कुल, पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, उनकी पहुंच से इस्तिताअत से बाहर होती जा रही हैं चीज़ों, जो बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा होशरुबा हैं कि उनको अदा करना बड़ा मसला बन रहा है। तो अगर हम अपने रीजन के अंदर ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे और वहाँ से सस्ती तवानाई के जरिए हम ज़राए हासिल करेंगे तो उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, और हुकूमत की जो ज़र मुबादला के ज़ाहिर हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जाहिर आपको महंगे फर्नेस ऑयल नहीं खरीदना पड़ेगा, महंगा पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा, महंगी LNG जो है वो नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो ये एक विजन नज़र आता है मियाँ शबाज शरीफ साहब का इन तमाम ममालिक के दौरों से, उनके सुदूर के पाकिस्तान आने से, कि पाकिस्तान के अंदर जितनी इकॉनमी की बेहतरी हो सके हम उसको करें। डॉक्टर साहब, खारजा पॉलिसी की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उसमें जो पाकिस्तान के जो ये जो दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और आज़रबाईजान, उसके तसलसल को आप कैसे देखते हैं, जिसका जिक्र अभी शनीला ने भी किया, और दूसरा जिस सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हम कोशा हैं और हम हब बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, तो उस हवाले से आप इसको कैसे देख रहे हैं इस विज़िट को? शुक्रिया नाज़िया। देखिए, आप ये जिक्र हुआ 92 से जब ये इस मुल्क की आज़ादी हुई है, या सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के जो ममालिक हैं वो सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए, एक तो उस वक्त से हमारा ताल्लुक़ है, वो तारीख़ बयान कर दी शनीदा ने। देखिए, हुआ ये है कि 2018 का एक
से लेकर 2022 तक का जो ज़माना है वो है पाकिस्तान को उससे दोस्तों से महरूम कर देने का ज़माना। Exactly. और जितने हमारे करीबी दोस्त थे जो हम पर जान छिड़कते थे एक एक करके उसको दूर कर दिया गया। फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई तो मियाँ शहबाज शरीफ ने और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त बिलावल, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके इन चीज़ों को दोबारा उस्तवार किया। तो ये तो हुआ ख़ारजा पॉलिसी का मामला। एक बात मैं आपको ज़रा बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। हज़ारों साल पहले से पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारत का रिश्ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि एक तो रिश्ते हैं इन ममालिक की आज़ादी के बाद के, ठीक है, जिन्हें 2018 के बाद तबाह कर दिया गया एक एक करके, और हर वो मुल्क जो पाकिस्तान से ज़्यादा मुखलिस था, ज़्यादा करीबी दोस्त था, उसे नाराज़ किया गया और एक मंसूबे के तहत नाराज़ किया गया। लेकिन इसके बावजूद कि उसे नाराज़ किया गया, लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने बड़ी कोशिश करके मियां शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इन ताल्लुकात को ठीक किया। ठीक है, और ये ताल्लुकात सच ये है कि जैसे तुर्की और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं, और कहा जाता है कि वन नेशन टू स्टेट्स, बिल्कुल इसी तरह से आज़रबाईजान और पाकिस्तान भी वन नेशन टू स्टेट का कॉन्सेप्ट उनके साथ भी ये चलता है। वो भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। ठीक है, एक बात। जो दूसरी बात है उसका ताल्लुक तिजारत से है, और हमारे तिजारत के रिश्ते हज़ारों साल पुराने हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि बाकू जो उनका दारुल हुकूमत है उसके अंदर एक, जैसे हमारा पुराना लाहौर है जिसे वार्ड सिटी कहते हैं, उनके यहाँ भी वार्ड सिटी है, उसके अंदर एक जगह है उसका नाम है मुल्तान सराय। जी जी जी, तो मैंने पूछा कि भाई ये मुल्तान सराय क्यों है? कि इसलिए कि जब ऊँटों पर काफिले आते थे पाकिस्तान से आपके एरिया से, तो वो असल में मुल्तान से शुरू होते थे काफिले और यहाँ आके वो क़याम करते थे इस सराय में। तो उस ज़माने से हमारा उनके साथ तिजारत का रिश्ता है। सोवियत यूनियन के ज़माने में सूरत हाल बदली, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। वो पाकिस्तान से हाथ की सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक ख़रीदने पर आमादा है। वो आपसे ज़रूरी अजनास लेना चाहते हैं, वो आपकी सनती पैदावार लेना चाहते हैं, वो आपके साथ डिफेंस कोऑपरेशन के लिए तैयार है। कौन सा शोबा ऐसा है जिसमें वो आपके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है? एक पहलू। जो दूसरा पहलू इसका और बहुत गैर मामूली, आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि उनके यहाँ तेल और गैस की अल्लाह ताला ने फरावानी दी है। मजाक से लोग कहते हैं कि लोग वहाँ कुआं खोदते हैं पानी के लिए, वहाँ से पेट्रोल निकल आता है। तो उनको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत भी दी है गैस और तेल की तलाश में। इस वक्त जो फौरी ज़रूरत है वो हमारी तेल और गैस में वो पूरी कर सकते हैं, और उनके पास इसकी ऑफर्स मौजूद हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से वो हमें तलाश करके भी देने को तैयार है। ऑयल और गैस जो उनका तजर्बा है वो बहुत खुलेआम कहते हैं कि हम पाकिस्तान की ये जो कमज़ोरी है इसको हम दूर कर देंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिनको दूर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता 10 बरस के बाद सूरत हाल में बड़ी बुनियादी तब्दीली वाक़या हुई है, और ये रुकावटें अब बड़ी हद तक दूर हो चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौरा है ये बहुत बड़ी ओपनिंग है। ठीक है नौशाद साहब, सर अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें, ट्रेडिशनली या रीजनली, उसके साथ साथ जो मल्टी डायमेंशनल कोऑपरेशन है बिटवीन दीज टू कंट्रीज, सर उसको अगर आप मद्देनजर रखते हैं ऑन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इनके ताल्लुकात को आप कहाँ स्टैंड करता देखते हैं, और ये जो दौरा है आप क्या समझते हैं, इसके टेंजिबल आउटकम्स आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए नाजिया, ये 28 जून को एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय किया गया था कि आज़रबाईजान के साथ ये जो सदर उनके आ रहे हैं पाकिस्तान के दौरे पे, उसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल जो है जो पाकिस्तान आज़रबाईजान से ले सकता है और जो पाकिस्तान आज़रबाईजान को दे सकता है। यानी अभी तो इस वक्त हमारा तिजारती हजम जो है वो ना होने के बराबर है, बहुत कम है, चंद मिलियन डॉलर की बात है। 7 बिलियन डॉलर की मेरे ख्याल शायद हम इस 7 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं और 14 मिलियन डॉलर की मेरे ख्याल इम्पोर्ट है।
इसको $1 बिलियन तक फौरी पहुंचाया जाए। और ये आप देखिए कि हम उनसे LNG ले सकते हैं। गैस के मामले पे ये अभी पेट्रोल की बात की है, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि आज़रबाईजान वो मुल्क है जहां गैस बाज़ जगहों पे हज़ारों साल से, कई सदियों से जल रही है, क्योंकि वहाँ पर गैस इतनी वाफिर है कि वहाँ लोग एक ज़माने में ये जो गैस जल जाती थी, आग लगी होती थी, उसको मुकद्दस समझ के उसकी पूजा किया करते थे। फिर वक्त के साथ साथ उनको समझ आया कि ये नेचुरल रिसोर्स है और उनके पास गैस की इतनी ज़्यादा फरावानी है कि अगर पाकिस्तान उनसे गैस ले और तेल के जो पेट्रोल के मामलात हैं अगर वो उनके साथ तय कर लिए जाएं, जिसकी तय करने के लिए आज जो है वो सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं आज़रबाईजान के, तो ये सिर्फ इसके बदले पाकिस्तान ये जिन जो मसनूआत की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया है, पाकिस्तानी चावल की वहाँ बड़ी डिमांड है और उसके साथ साथ ये जो एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग है दोनों ममालिक के दरमियान, इससे पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात कहीं आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे दीगर ममालिक से ज़्यादा तेज़ी से आगे जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की ज़रूरत है उसका सलूशन आज़रबाईजान के पास है और जो कुछ आज़रबाईजान को चाहिए, ख़ास तौर पर रूस यूक्रेन वॉर के बाद, वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। सो इस वक्त ये दौरा है ये इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल है कि ये जिन बातों की जिस पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हतमी शक्ल दी जाएगी इस दौरे के दौरान। और आपको आइंदा चंद सालों के अंदर ये जिस हजम की मैं बात कर रहा हूँ या जिस तिजारत की डॉक्टर साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है, जो हमारे दरमियान सदियों से जारी रही है, इसके अंदर एक इंतहाई वास्ट, जिसे कहते हैं कि तेज़ी और उसके अंदर आ सकती है, तरक्की आ सकती है, उसका हजम जो है वो कई गुना बढ़ सकता है विद इन अ ईयर स्पैन टाइम। सो मैं ये समझता हूँ कि ये दौरा है इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस दौरे के बहुत सारे आउटकम्स आएंगे, ख़ास तौर पे जब आप डिफेंस प्रोडक्शन की बात करेंगी, जब आप FJ थंडर की ख़रीदारी की बात कर रहे हो। सो ये जो जितना भी उनका पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये जो दौरा है उसको वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान को भी इसलिए आज़रबाईजान पर फौरी तौर पर फोकस पाकिस्तान ने किया हुआ है कि पाकिस्तान दीगर ममालिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको बहुत सी वर्किंग करनी पड़ती है, बहुत सारी वर्किंग करने के बाद आप मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज़रबाईजान के साथ जो आपके मामलात हैं उसके अंदर आप बहुत जल्द बहुत सारा कुछ जो है ना वो हासिल भी कर सकते हैं और वो उन्हें देने की पोजीशन में भी हैं। सो मेरी नज़र में ये जो दौरा है इसकी इंतहाई अहमियत भी है और इसके दूररस नताइज भी होंगे और इसका फ्रूट भी बहुत जल्द पाकिस्तान बियर कर सकेगा। ठीक है सजाद साहब, तजारती हजूम की बात कर रहे हैं नौशाद साहब, सर आप क्या समझते हैं कि क्या इसके लिए पाकिस्तान को जिसे हम कहते हैं ना कि एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी और फिर लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है उसके साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म बारहा ये कह चुके हैं कि हमें दोस्त ममालिक से इमदाद नहीं चाहिए बल्कि अब हम ट्रेड के ख़्वाह हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरमायाकारी आए और पाकिस्तान ट्रेड के ज़रिए अपने ताल्लुकात को वसअत दे। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? नाज़िया साहब, स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो भी आज़रबाईजान सारी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान को जो चीज़ें चाहिए वो आज़रबाईजान पाकिस्तान का एक तरह से नेबरहुड कंट्री है, तो पाकिस्तान को वहाँ से इंपोर्ट करना चाहिए। रूस के सदर ने एक अच्छा आइडिया दिया था SCO कॉन्फ्रेंस में कि हमें लोकल करेंसी में भी ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन हकीकत जो है ना आज़रबाईजान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात की वो बहुत यूनिक है। आप देखें पाकिस्तान के दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ ताल्लुकात डिप्लोमेटिक नहीं है। एक इज़राइल है, इज़राइल के साथ हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं तो हमने इज़राइल को ना रिकग्नाइज़ किया ना उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इसी तरह आर्मीनिया है, ये दूसरा मुल्क है और आर्मीनिया के दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, बाकी हर मुल्क के साथ हो। हमने आज़रबाईजान की वजह से आर्मीनिया के साथ कभी भी एक दो तरफ़ा ताल्लुकात कायम नहीं किए। तो ये तो एक डेप्थ है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की। फिर ये है कि 91 से लेकर अब आप देखें कि 34 साल हो गए। हम अगर उनका जो एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं जिनको वो एक्सपोर्ट करते हैं अपना बहुत सारी चीज़ें, उसमें पाकिस्तान का नंबर बहुत नीचे है कहीं जाके। वो इटली को रशिया के साथ, इटली के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान उसमें बहुत नीचे है।
और पाकिस्तान की तरफ से भी उधर जो अभी निशात साहब ने कहा ट्रेड का हुजम जो बहुत थोड़ा है फ़िलहाल, तो अभी ज़रूरत क्या है पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि देखें केमिकल्स, मशीनरी, खुराक और अंगूर और दीगर फल, सब्जियां, मशरूबात, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, लोहा, स्टील वगैरह और बाकी धातें जो हैं वो वाफर मकदार में वो एक्सपोर्ट करता है आज़रबाईजान दुनिया के मुल्कों को। फिर जो उनकी कॉटन है और उनकी तंबाकू है, उनकी एक फसल, और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स जो हम इंडिया से इंपोर्ट करते रहे जब पाकिस्तान में कमी आ जाती थी, तो आज़रबाईजान भी एक विंडो है। लेकिन इसको मटीरियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हम अभी तक जो ये पोटेंशियल है जो आज़रबाईजान का और पाकिस्तान के ताल्लुकात का, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए, उन्होंने एंक्शियसली वहाँ पे एक इंटरेस्ट शो किया। आज़रबाईजान के सदर भी आज पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं, तो पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है फौरी तौर पे। बिल्कुल ठीक। बाबर साहब, आपको याद होगा कि अभी काज़ाकिस्तान में जो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास हुआ था, उस मौके पर सह-अफ़रीकी इजलास हुआ था पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान। तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी और सरमायाकारी के हवाले से सह-अफ़रीकी इदारा जाती मेकनिज़म कायम करने की तजवीज़ दी थी। तो आपको लगता है कि ये जो दौरा है इस पर भी बात हो सकती है और ये जो 3 ममालिक हैं इस पर काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और जिस तरह ये जो सह-अफ़रीकी इजलास हुआ था उसका मकसद भी यही था कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो एक जैसे हैं, तो हम आए मिलकर अपनी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो पाकिस्तान जो इस वक्त चाह रहा है कि किसी तरीके के साथ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे निकले, तो अब जो तुर्किया है और साथ आज़रबाईजान है, अगर मिलकर काम करेंगे तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। क्योंकि जब एक से ज़्यादा ममालिक के इंटरेस्ट होते हैं तो उसमें तमाम इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं। अभी जो बात जिस तरह हम कर रहे हैं कि जो आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर आए हैं और मुख्तलिफ हवाले से आपने देखा कि MOUs भी साइन होंगे, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन होंगे। अभी आप देखें कि जो आज़रबाईजान है वो हमारा बिल्कुल एक ट्रस्टवर्दी जो है फ्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं है। अब 2-3 बाकी शोबे तो उन्होंने गिनवा दिया मेरे कोलीग्स ने सारे ही। तो अब देखें टूरिज़म जो है आज़रबाईजान में लोग टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर उनकी एक्सपर्टीज़ हम लें, उनका जो मैकेनिज़्म है टूरिज़म का, टूरिज़म को कैसे प्रमोट किया, वो उनकी एक आप देखें कि इनकम है जो टूरिज़म से आती है, तो इसलिए वो जो उनका जो GDP है उसमें भी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है टूरिज़म की, तो उनसे हम वो एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हेल्थ के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, ये जितनी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, आज़रबाईजान है, दूसरे हैं, और वहाँ पे हम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अगर फ़ीस को कंपेयर करें पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के साथ या यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वो भी कम है। ऐसा हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं MCAT में जो पास नहीं हो सकते, जो टेस्ट देते हैं, तो अगर वो नहीं हो सकते तो वहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। दूसरा आप देखें कि डिफेंस का जो सबसे बड़ा जो हमारा बायर है वो तो आज़रबाईजान है, और हमारे उनके साथ बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह F-17 थंडर जो तैयारे हैं वो उनका भी बायर है, उसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जो आज़रबाईजान है ये एक तो ट्रस्टवर्दी है, और दूसरा ये है कि उसको जब भी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की ज़रूरत होगी या बायलैटरल रिलेशंस की या और तरह की, तो पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है। और पाकिस्तान क्या कर सकता है कि पाकिस्तान IT के बहुत एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में, तो उनको वो इतने ITs में एक्सपर्ट नहीं है, तो हमारी जो IT की एक्सपर्टीज़ हैं वो ले सकते हैं, एग्रीकल्चर की एक्सपर्टीज़ वो ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सीड्स की, आजकल तो सारा काम ही रिसर्च पे, से आगे बढ़ जी हाँ, आजकल तो सारा काम ही इन चीज़ों पे हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो उनका आना यहाँ पे, और एक दुनिया को मैसेज भी जाता है। आप देखें जब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो फ्लरिश हो रही होती है, अच्छी हो रही होती है, तो दुनिया के जो सदूर हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, मिनिस्टर्स हैं, और इसी तरह डेलीगेट्स हैं, वो पाकिस्तान का रुख करते हैं, तो दुनिया इसके ऊपर ऑब्ज़र्व करती है। और ख़ासकर हमारा हमसाया मुल्क जो है उसको तो पता होगा कि अब इस वक्त तो आज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे आए हैं, तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से ग्रो कर रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इसके साथ साथ आप देखें कि ये फॉरेन जो पॉलिसी है इसमें भी आप देखें कि पाकिस्तान की काफ़ी नुमायाँ
कामयाबियां हैं, और बड़ा इसकी एक फोकस बड़ी करके मिसाल ये पाकिस्तान देखें आगे जा रहा एससीओ है। की कॉन्फ्रेंस में आपने देखा साइड लाइन पे इतनी मीटिंग्स हुई प्रेसिडेंट जी। पुतिन से, और ये तमाम चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दौरा जो है ये इंटरनेशनली भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट करेगा, और ख़ासकर जो हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, हमारे चेंबर्स जो हैं बहुत से फंक्शन वहाँ पे करते हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है वो मिलके ऐसा काम कर सकते हैं कि जिससे कि ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि आज़रबाईजान को भी होगा। और आज़रबाईजान ने इसके साथ साथ कहा है कि हम सी पैक के जो मंसूबे हैं उसमें भी दिलचस्पी का इजहार ये एक किया और है। अच्छी बात, जी हाँ, तो बिल्कुल। देखिए ना, सी पैक जो वन बेल्ट वन रोड है, अगर वो बन जाता है, जैसे सजाद साहब ने कहा है कि जी एक करेंसी हो जाए, तो जब वो रोड बन जाएगा तो यकीनन जिस तरह यूरोप की एक करेंसी है तो ये भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, अब मैं दूसरे टॉपिक की जानिब जाऊंगी। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है उनमें सर फहरिस्त दहशतगर्दी की इफरीत है, जिससे हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो है मुस्तकिल नबर्द आज़मा है और अपनी जानों के नजराने जो है वो पेश कर रही है। माजी में भी कुछ अहम ऑपरेशंस किए गए जिनमें हमने देखा कि ना सिर्फ दहशतगर्दों की कमर को तोड़ा गया बल्कि सूबों में जो है अमन को बहाल किया गया। ख़ासतौर पर अगर हम KP की बात करें और सूबा बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर अपनी जानों के नजराने पेश करके जो है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन के क़याम को यकीनी बनाया। आज अपने प्रोग्राम में हम ये सवाल रखने जा रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी कुर्बानियों के बाद, जितनी मुश्किलात के बाद वहाँ पर अमन को बहाल किया, क्या सूबाई हुकूमतें उस तसलसल को कायम रख सकी हैं? क्या उस अमन की रखवाली कर सकी हैं? क्या जिस अंदाज में उस अमन को आगे लेकर चलना चाहिए था ताकि बाकी तरक्की के मामला जाते, क्या उसमें उनका फोकस रहा है? क्या जिम्मेदारियाँ उस अंदाज में निभाई गई हैं या कुछ कमी पेशी रह गई है? उस पर हम बात करेंगे। शनीला, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। ज़मीनी हक़ाइक़ के तनाज़ुर में अगर हम देखें तो अज़म इस्तेहकाम के लिए हुकूमती सतह पर तरजीहात का जायज़ा लिया जा रहा है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कामयाब सिक्योरिटी ऑपरेशंस हुए हैं उसके बाद आपको लगता है कि सूबाई हुकूमतें जो पायदार अमन का हुसूल है उसमें अपना किरदार अदा कर पाई हैं? अच्छा नाज़िया, उसमें अगर हम देखें तो जो दहशतगर्दी के वाक़यात सबसे ज़्यादा हो रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की जो में हुकूमत आई है वो तो बिल्कुल भी काबू नहीं पाना चाहती इसके ऊपर। उनका जो रवैया है, उनके जो बयानात है उससे उनका सारा सामने आ जाता है कि वो किस हद तक नॉन सीरियस है, क्योंकि वो इस पर सियासत करना चाहते हैं, वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। वो ख़त्म इसलिए नहीं करना चाहते कि ये जो दहशतगर्दी का रिवाइवल है ये इन्हीं की पॉलिसीज़ की वजह से है। जब PTI की हुकूमत थी तो इन्होंने जो जब अमेरिका जो था उसका इनखला हुआ था अफ़गानिस्तान से, तो अफ़गानिस्तान से 40,000 तालिबान जो थे वो ला के पाकिस्तान के अंदर बसा दिए, जो कि बानी PTI खुद हर इंटरव्यू में कहते रहे। जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार है और दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाना चाह रही है। पंजाब ने और सिंध ने काफ़ी हद तक काबू इसके ऊपर दिया है, लेकिन ये जो है ना ये नहीं करना चाह रहे हैं। और इसकी वजह यही है इनकी जो लीडर हैं, अगर आप उनके बयानात सुन लें, अब आज भी वहाँ पे जब सिक्योरिटी के जो फोर्सेस में जो लोग फ्रंट लाइन में करते हुए शहीद हुए हैं उनकी जब तदफीन हो रही है तो इनका कोई ऑफिशियल वहाँ पे नहीं पहुँचा है। वो ये भी गवारा नहीं कर रहे कि जो लोग शहीद हो रहे हैं हम जाके उनकी तदफीन में शामिल होकर उनके लवाहिकीन को ये मैसेज दे दें कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह यह है कि अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI की जमानतें मुस्तरद की हैं। उसका जो तफसीली फैसला आया ना, आप उसमें पढ़ लें। उन्होंने क्या लिखा है कि जो मासूम होता है ना कोई, वो हकदार होता है जमानत का। ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद 9 मई की प्लानिंग की है, इन्होंने इंतशार की प्लानिंग की थी और इन्होंने ही कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अपने लीडरों को कहा तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। जब इनकी सोच ऐसी होगी तो जाहिर है उन्होंने किसी जगह पे भी वो नहीं चाहेंगे कि हम दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लें या हम जराइम को रोक लें। आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जज अगवा हो जाता है, 5 करोड़ रुपए तावान देके आपको उसको छुड़वा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हुकूमत क्या करेगी? जो उनकी पुलिस है उसके पास असला ही नहीं है। 10 साल से इनकी हुकूमत है, 3रा साल इनका शुरू हो चुका और ये अपनी पुलिस को भी इस काबिल नहीं कर सके कि वो जराइम जो पेशा लोग हैं उनका मुकाबला कर सके। और जो तालिबान है जिनके पास नेटो का असला है उनके साथ CTD की जो इनकी वो है फोर्सेस वो मुकाबला नहीं कर सकती, इनकी पुलिस ने मुकाबला नहीं कर सकती और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ ये ताउन नहीं कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ सियासत करनी है। ठीक है कि पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, लेकिन ये वो ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें आपने लोगों को नकल मकानी करवानी है और फिर करना है। इसमें आपने जराइम पे काबू पाना है, स्मगलिंग पे काबू पाना है, जराइम पेशा लोगों पे काबू पाना है। अब उसमें तो हुकूमत की मदद करें, वो उसमें भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो जी चारों सूबों को हम नहीं कह रहे, सिर्फ एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा जो इसमें बुरी तरह से नाकाम है और जिसमें सबसे ज्यादा जराइम के रेशो बढ़ रहा है, जहाँ जब से सबसे ज्यादा दहशतगर्दी बढ़ रही है। डॉक्टर साहब,
क्या हर चीज़ पे सियासत ही हमारा मतमय नज़र रह गया है, चाहे उसका ताल्लुक मुल्क की इस्तेहकाम से हो, उसकी बका से हो, सलामती से हो, या फिर जिस सरमायाकारी के लिए वज़ीर आज़म जो है वो दिन रात कोशां हैं, उसका हसूल तभी मुमकिन होगा ना जब अमन होगा। अमन तभी होगा जब इस इफरीत से निपटा जाएगा। तो ये क्यों हम हर जगह पर अपनी सियासत को सबसे ऊपर रखते हैं? अच्छा, अब ये एक ऐसी ही बदकिस्मती की बात है नाज़िया, जिसे अब बार बार बयान भी किया गया और बयान करते हुए दुख भी होता है। बिल्कुल। हमारे बुज़ुर्गों ने, इसमें मजीद निज़ामी साहब शामिल हैं, इसमें डॉक्टर इसरार शामिल हैं, और इन दोनों से बढ़ के हकीम मोहम्मद सईद शामिल हैं। उन्होंने आपको आगाह किया था कि आपके अंदर ऐसी फोर्सेस पैदा की जा रही हैं जो पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करना चाहती हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, और पाकिस्तान के नज़रियाती और जोग्राफियाई वजूद के ख़िलाफ़ हैं। और वो कौन सी फोर्सेस थी? हकीम सईद ने नाम दे दिया, बाकी लोगों ने नाम दे दिया। अब इस बात को बयान करते हुए ऐसा लगता है कि सियासी इख्तिलाफ किया जा रहा है। भाई, सियासी इख्तिलाफ नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक लोग सियासी कैदी बनते रहे हैं। कौन कौन नहीं बना? बादशाह खान बने, मौलाना मौदूदी बने, नवाबजादा नसरुल्लाह खान बने, अच्छा इसके अलावा मलिक कासिम बने, बेनज़ीर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, नवाज शरीफ, कौन कौन नहीं बना? शहबाज शरीफ, सब के सब ये बने। लेकिन इनमें से कभी किसी ने ये कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो इस मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, इस मुल्क में श्रीलंका इस मुल्क को बना दिया जाएगा, इस मुल्क में खून की नदियाँ, कभी किसी ने कहा? या कभी किसी ने ये कहा कि हम इस मुल्क के राज बेचने शुरू कर देंगे? कभी किसी ने नहीं कहा। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है। क्यों हो रहा है? एक जुमला कहने जी, दें। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मफादात के हवाले से एक तकसीम पैदा करने की कोशिश है, और यही जमात इसकी जिम्मेदार है। और इसी वजह से इस ऑपरेशन की मुखालफत की जा रही है। जो लोग इस ऑपरेशन की या इस प्रोग्राम की मुखालफत कर रहे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा आपके शहरी, आपके फौजी, आपके पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, आपकी मैशत तबाह की जा रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। शर्मनाक बात है ये। ठीक है। नौशाद साहब, सर इतने सेंसिटिव मामले के ऊपर भी यहाँ पर जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि तकसीम की सियासत हमें नज़र आ रही है, क्या ये हाई टाइम नहीं है कि हम अपने मुसल्लह फ़ौज के, अपने इदारों की हौसला अफजाई करें, उनके हाथ में हाथ मिला के खड़े हों और इस इफरीत के खात्मे के लिए एक कौम, एक आवाज़ बनकर सामने आए? सर देखिए नाज़िया, ये तो उस सूरत में मुमकिन है ना कि अगर कोई एक सियासी जमात या कोई ग्रुप या ग्रोह ये चाहता हो कि वो पाकिस्तान की खैर खाई चाह रहा है, या वो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में या नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी का मकसद ही ये है कि उसने मुल्क में इंतशार फैलाना है, या उसने मुल्क को अंदर से कमज़ोर करना है, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब इशारा कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया, उसको सपोर्ट किया गया और उसको यहाँ तक पाल पोस कर बड़ा करके यहाँ तक पहुँचाया गया, एक अफरियत बना दिया गया, वो कैसे मुमकिन है कि वो आपको इसकी सपोर्ट करेगा? अल्टीमेटली उसने इसकी मुखालफत ही करनी है। और दूसरी बात यह है कि जब आप देखिए कि कैसे मुमकिन हुआ इस मुल्क के अंदर कि कोई भी सियासी जमात, कोई भी ग्रोह आपकी रियासती पॉलिसी जिसमें वो ये कह रहे हों कि हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसकी मुखालफत शुरू कर दी जाए। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। इससे पहले ऐसी सोच कहीं पर पनपी नहीं थी, कहीं पर इस तरह की चीज डेवलप नहीं हुई थी। हमने 2014 के अंदर नहीं देखा कि उस वक्त जब वो ताकत इस हद तक सर चढ़कर नहीं बोल रही थी, तो वही जो जमात है, जब उसके सामने ये सिचुएशन आई थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने यकजान होकर करना है, तो मजबूरन वो साथ भी मिल गए थे, उन्हें मजबूरन साथ देना पड़ा था। आज जब उसको नजर आता है कि मेरे पास थोड़ी सी पब्लिक की एक सपोर्ट मौजूद है, जो कि नहीं होनी चाहिए अदरवाइज, लेकिन मौजूद है, और इसके सर पर वो आज जो है वो आपको अपने दांत दिखा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। बात साहब, मेरे पास टाइम की क्योंकि बहुत किल्लत है, एक मिनट रह गया है, तो मैं चाहूंगी सजाद साहब को भी इसमें उनका मौक़िफ़ ले लूं। सजाद साहब, आपको क्या लगता है सर, ज़मीनी हक़ाइक़ के तनाज़ुर में विजन अज़्म इस्तेहकाम कितनी ज़रूरी है सर कि उसको हम इम्प्लीमेंट करें, और जितने भी जो आपको नज़र आ रहे हैं जिस पर जो वावेला हो रहा है, उनमें कितना आपको वेट नज़र आ रहा है सर? मुख्तसरन अगर आप जवाब दे पाएँ। देखें अज़्म इस्तेहकाम तो बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान की ना इकॉनमी चल सकती है, ना पाकिस्तान की सोसाइटी चल सकती है। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। इससे पहले ये जो डायलॉग की बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि शिद्दत पसंदी को जब तक हम कम नहीं करेंगे, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। तो हमें जिस तरह से स्वात में वो जो रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़ जो सेंटर बनाए गए थे, इसी तरह हमें जिन इलाकों में शिद्दत पसंदी है, जहाँ से इनको फ्यूल मिलता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ, अदारे वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को कायम करने की ज़रूरत है। वहाँ के नौजवानों को उनकी मेन स्ट्रीमिंग करने की ज़रूरत है, ताकि वो इन लोगों का साथ ना दें, इन दहशतगर्दों का। क्योंकि हम दहशतगर्दी को कई दफ़ा शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन चूंकि सरफस पे शिद्दत पसंदी मौजूद है, तो वो किसी न किसी शक्ल में, नई शक्ल में सामने आ जाती है और फिर दुश्मन उसको इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान जब तक शिद्दत पसंदी के फिनोमेना के साथ नहीं डील कर लेता एज ए स्टेट, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है बाबर साहब, क्या ये सवाल करने में मैं हक बजानिब हूँ कि अगर सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझकर निभाती तो शायद इस ऑपरेशन की बात ना होती या उसकी नौबत ना पेश आती? दूसरा, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए है, जिसमें कि आप देखें बत्ताखोरी के ख़िलाफ़ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा आप देखें जो बॉर्डर पे ट्रेड ब्रॉडर विजन है इसका। जी हाँ, इसमें तमाम वो चीज़ें हैं। दहशतगर्दी इसकी जो प्राइम है, बाकी सेकेंडरी चीज़ें इसमें बहुत सी हैं, जिसका कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ ताल्लुक़ है, सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक़ है, फॉरेन अफेयर्स के साथ ताल्लुक़ है। तो इसलिए जो अज़्म इस्तेहकाम है ये वफाकी हुकूमत ने स्टार्ट किया और बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले भी ऑपरेशन हुए हैं। अब देखें कि चंद दिन पहले ही जो अपेक्स कमेटी है पंजाब की, मरीम नवाज़ ने उसकी सदारत की। इसी तरह आपने देखा है बलोचिस्तान के भी अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पे भी उनके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने उसकी सदारत की, बुगटी साहब ने। और इसी तरह जो मुराद अली शाह हैं कराची में भी की। अभी आप देखें कि यहाँ पे भी अपेक्स कमेटी का इजलास जो है होना चाहिए। इसमें KPK सबसे ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी का सामना करने वाला सूबा है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं चाहेगा कि यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म हो, लेकिन चूंकि इस वक्त पोलिटिसाइज़ कर दिया है और पॉलिटिकल गेम की जा रही है। मेरा ख्याल है कि जो PTI की जितनी भी लीडरशिप है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ठीक है पॉलिटिकल गेम होती है, पॉलिटिकल गेम के लिए और बहुत से आपको पता है प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर ये जाकर करें। अभी आप जो अज़्म इस्तेहकाम हो रहा है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, बल्कि आपको खुद आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है ये तो हमारे इस्तेहकाम के लिए, KPK के लिए। देखिए इस वक्त जो KPK है सबसे खूबसूरत तरीन आप सुबह उसको कह सकते हैं पाकिस्तान का, जिसमें मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं और डैम्स भी हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि लोग उसका रुख भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो अज़्म इस्तेहकाम है ये बिल्कुल जिन सूबाई हुकूमतों ने फेडरल हुकूमत के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन किया, वहाँ पे अमन है। और जिन सूबाई हुकूमतों ने नहीं किया, वहाँ पे आज देख लें सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हैं। और यकीनन आप देखेंगे कि ये जो सूबाई हुकूमतें जो नहीं कर रही उनको करना चाहिए, अपने शहरियों के लिए, अपने मुल्क के लिए। जी बिल्कुल ठीक। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। यकीनन विफाक जो है तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को समझती भी है और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पर बात भी हो रही है, ताकि एक कंसेंसस के साथ प्रॉपरली एक मुकम्मल स्ट्रेटजी के साथ, ब्रॉडर विजन के साथ इस इफ़रीत का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा किया जा सके और जिस तरक्की का ख्वाब हम देखते हैं, जो हम हकदार हैं, उसकी जानिब बढ़ सकें। जिस सरमायाकारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म दिन रात कोशा है वो इस मुल्क में आएगी तो यकीनी तौर पर मईशत भी मजबूत होगी और हम सब भी खुशहाल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।